नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किसान आंदोलन के बीच में हम देख रहे हैं इस समय, और जब हम दूसरे मसलों पे बात करने लगते हैं और किसान आंदोलन कहीं छूट जाता है तो लगता है कि एक पत्रकार जिम्मेदारी से भाग रहा है। किसानों की मांगें पूरी सरकार क्यों नहीं कर रही है, इस पे बहुत सारी जानकारियां आपको मिली होंगी। आज हम इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल आपको देने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि सरकार के सामने इतनी बड़ी मजबूरी भी नहीं है कि वो किसानों की मांगें पूरी ना कर सके। दरअसल हमें और आपको लगातार ये समझाया जा रहा है कि किसानों की मांगें इसलिए पूरी नहीं की जा सकती, एमएसपी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि WTO के समझौते के तहत हमारे हाथ बंधे हुए हैं। भारत गुलामी के दस्तावेज दस्तखत कर चुका है। जब डंकेल प्रस्ताव आए थे, गैट था, उसमें शामिल हुए हम और फिर WTO बना, तो अब ये माना जाता है कि WTO के कारण भारत में गुलामी है। तो पहले हम ये समझें कि WTO वो कौन सी बंदिशें लगाता है जिनके कारण हम, देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एकेडमिक नहीं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चाह रहा हूँ कि हम समझें। दरअसल 3 बॉक्स उनके हैं, उसमें एक ग्रीन बॉक्स है, एक येलो बॉक्स है और एक ब्लू बॉक्स है। तो कुछ चीज़ें, सुविधाएं जो सरकार दे सकती है अपने लोगों को, उनको ग्रीन बॉक्स में रखा गया है, कुछ को येलो में और कुछ को ब्लू में। जिनको बिल्कुल नहीं दे सकती वो ब्लू हैं। तो पहले से पूरे दुनिया के देशों में सरकार आर्थिक नीति क्या बनाएगी, उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार WTO के ये जो बॉक्स बने हुए हैं इन पे अमल करे। यानी मेरे देश की आर्थिक नीति तय करेगा WTO। WTO क्या भारत का शुभचिंतक है, इसको भी समझेंगे। तो वो WTO तय करता है कि आप नीति करिए। तो उसमें WTO क्या कहता है? WTO कहता है कि भारत के लोग, भारत की सरकार अपने किसानों को ऐसी कोई मदद नहीं देगी जिसके कारण किसानों की फसल के दाम कम होते हों, किसानों को मदद मिलती हो। क्योंकि अगर सरकार आर्थिक रूप से किसानों को मदद करेगी तो उनकी फसल को वो सस्ता बेच पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। और वो अगर सस्ता बेच पाएंगे तो दुनिया में भारत का जो माल पहुंचेगा वो दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो कंपटीशन में हम दूसरे देशों के माल को बाज़ार से बाहर कर देंगे और हमारा माल आगे बढ़ जाएगा। ये एक उनकी सोच है। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब ग्रेट डिप्रेशन का दौर आया और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उस दौरान दुनिया भर में जो देश थे उन्होंने एक तरह से ड्यूटी वार शुरू कर दिया, जिसको कहें टैक्स वार। टैक्स वार ऐसा कि भारत में अगर विदेशों से कोई चीज़ आएगी तो हम उसमें मोटा मोटा टैक्स लगाएंगे ताकि हमारा ही माल बिके। तो जब पूरी दुनिया के देशों ने मोटे मोटे टैक्स लगाए और टैक्स लगाने में कंपटीशन शुरू हो गया, अमेरिका लगा रहा है, जापान लगा रहा है, फ्रांस लगा रहा है, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे देशों का माल जो बाहर बिकता था वो बिकना बंद हो गया। तो पूरी दुनिया के व्यापार पे बुरा असर पड़ा। जब व्यापार पे बुरा असर पड़ा तो किसको ऐतराज़ होगा? दुनिया की जो गिनती की 10-15 एलीट फैमिलीज़ हैं, अमीर लोग हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनियों में और कंपनियों की कमाई से अपना खजाना भरते हैं। इतने बड़े बड़े हैं कि भारत की पूरी GDP से भी ज़्यादा दौलत कुछ लोगों के पास में है। उन अमीर लोगों को दिक्कत हुई तो उन्होंने अमेरिका को काम पे लगाया, क्योंकि वो अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब पे अपनी पकड़ रखते हैं कि भैया ये कैसे काम चलेगा। तो इंटरनेशनल एक ट्रेड ट्रीटी हुई, अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। उसमें इन्होंने तय किया कि साहब ये सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा ड्यूटी वाला, और बाज़ार को थोड़ा दुनिया को खोला जाए। एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे देश में माल की आमद रफ्त हो। और नीयत ये भी थी, मकसद ये था कि पूरी दुनिया में वो जो अमेरिकी कॉरपोरेट्स हैं बड़े बड़े, वो अपना सामान बेच सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ था, अमेरिका में गरीबी आ गई थी।
गरीबी आने की वजह वो दूसरा एक विषय है, क्योंकि कॉरपोरेट में जो इन्वेस्टर होता है, ये जो बड़े बड़े एलीट है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, या अंबानी साहब की कंपनी जो पैसा लगाया हुआ है, वो तो कहता है भैया मैं नहीं जानता कोरोना आ गया हो, क्या आ गया हो, मंदी आ गई हो, मुझे तो इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो क्या करते हैं कंपनी वाले, कर्मचारियों की तनख्वाह कम करेंगे, उनको निकालेंगे, इनको निकालेंगे, ताकि मुनाफा इंटैक्ट रहे, क्योंकि अगर इन्वेस्टर भाग जाएगा तो हम कंपनी कैसे चलाएंगे। तो ये उनकी जो अमीर पूंजीपति दुनिया के लोग हैं उनकी दादागिरी है। तो ये तय हुआ कि दुनिया में हमको टैक्स जो बढ़ा रहे हैं लोग दूसरे बाहर के माल पे, उसको हटाना है। तो उसके बाद आया गैट। गैट में और उसमें अंतर सिर्फ ये था कि गैट में जो देश जितना चाहे उतना इन्वॉल्व हो सकता था, जिस जिस स्तर पे जिन जिन चीज़ों में समझौता करना चाहे कर सकता था, लेकिन गैट में देश आज़ाद थे दुनिया के, उनके ऊपर कोई हुकूमत चलाने वाला नहीं था, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं था, उनका कोई सेक्रेटरीट नहीं था, उनका कोई दफ्तर नहीं था, और वहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उन देशों पे दुनिया भर की नज़र रख सके। तो WTO बना, और WTO को एक ऐसा संगठन बनाया गया जो राज्यों के बीच में, सरकारों के बीच में तालमेल करता था, और सरकारों के बीच में ही डील करता है। यानी आप WTO में उसके किसी भी बड़े कत्लेआम के खिलाफ अगर जाना चाहें तो नहीं जा सकते, सरकार ही जा सकती है, और सरकारें ही बैठकर वहाँ पर अपना जो जो करना है वो करती हैं। अब बात आती है कि WTO ने ऐसा क्या कर दिया है वहाँ पर जिसके कारण भारत या दूसरे देशों के लोग, आम जनता अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आ गई है। एक तो मैंने आपको बताया कि हम भारत में अपने किसानों को, अपने लोगों को अपने देश की ज़रूरत के मुताबिक, मेरे देश में अगर हमको ज़्यादा बाजरा चाहिए या ज़्यादा सोयाबीन की फसल चाहिए, और सरकार चाहे कि भाई सोयाबीन भारत से इंपोर्ट ना करना पड़े, हम किसानों को कुछ राहत दे देंगे, बीज सस्ता दे देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन उगे तो हमको बाहर से, ब्राज़ील से सोयाबीन का तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़े, पाम ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े, तो ये काम आप नहीं कर सकते। WTO के मुताबिक ये आप, वो जो उनका अधिकार है आपको बेचने का, उस पर आप डाका डाल रहे हैं। तो MSP को भी इसी तरह से सब्सिडी के दायरे में डाल दिया गया है, लेकिन सच ये है कि MSP ज़्यादा दाम लाने की गारंटी है, दाम बढ़ाने की गारंटी है। किसानों को आप पैसा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन किसानों की फसल का दाम इससे कम नहीं होने वाला है। एक तरफ तो MSP है, दूसरी तरफ WTO पेटेंट कानून लाता है, और पेटेंट कानून का मतलब यह है कि जिस देश ने जो आविष्कार कर लिया, 20 साल तक कम से कम उस आविष्कार से कमाई करने का उसको अधिकार है, और कम से कम लागत से 3 गुना दाम में तो उसको बाल बेचना ही होगा। जैसे कि किसी आदमी ने एक दवा का ईजाद कर लिया, अब कैंसर की दवा दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई का धंधा क्यों है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर की दवा का ही बिजनेस क्यों होता है, उसकी वजह यही है, लोग परेशान हैं। कोई ना कोई एक दवा लेके आ जाता है, मैंने ये आविष्कार कर लिया, उस दवा का अनाप शनाप दाम रखता है, एक गोली 90,000 की, इस टाइप के दाम रखता है। आई हैं इस तरह की दवाएं, और जब वो दवा आप ले लेंगे और उसके बाद असर होगा या नहीं होगा, ये एक्यूरेसी रेट वगैरह ये कुछ नहीं होता है उसमें। सबसे ताज़ा उदाहरण टीके वाला है। दुनिया की 2, 4, 6 कंपनियों ने टीके ईजाद कर लिए, और WTO उनके साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने अपने टीके को जितना चाहा उतना प्रीमियम पे दुनिया में बेचा और दुनिया को खरीदने को मजबूर किया, क्योंकि WTO के साथ साथ WHO पूरी दुनिया में ये दबाव डाल रहा था कि आप अपने देश में लॉकडाउन लगाइए, माहौल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लगाइए। ये एक जो भी है उसकी ज़रूरत रही होगी या नहीं रही होगी, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन उस बीच में भारत ने, साउथ अफ्रीका ने और कई देशों ने, करीब 100 देशों ने WTO से एक मांग उठाई कि भाई साहब ये टीके वाले दुनिया भर का उसके ऊपर रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं, एक एक टीके पे $1 की दलाली चल रही है पूरी दुनिया में, तो इसको आप रॉयल्टी से फ्री कर दो। जो बाइडन ने भी बयान दी, जो बाइडन तो पता नहीं बहुत अजीब टाइप का मक्कार आदमी है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, आप यूक्रेन वाले मामले में भी देख लें, तो उसने बयान दिया कि टीके को हम फ्री करना चाहते हैं, पेटेंट फ्री। हुआ क्या? नहीं हुआ। भारत में टीका बनता था पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में,
लेकिन वो टीके का आविष्कार किया था, रिसर्च किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने। ये टीका बना के बेचते थे और मोटी कमाई वहाँ जा रही थी, पूरी दुनिया लुट रही थी। जब इतनी बड़ी इमरजेंसी की बात आप कर रहे हो, उस इमरजेंसी के बीच में क्या आप एक प्रोडक्ट का पेटेंट मुक्त नहीं कर सकते हो? बिल गेट अड़ गए, नहीं होगा पेटेंट मुक्त, क्योंकि पेटेंट मुक्त अगर आप करोगे तो इससे लोगों को आगे जाके फिर और नया आविष्कार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि बिल गेट का कम से कम 10 बड़ी बड़ी ऐसी दुनिया भर की कंपनियों में पैसा लगा हुआ था जो यही धंधा करती हैं। बिल गेट भी उन पूंजीपतियों में से हैं जो दुनिया को गवर्न करते हैं। तो मामला ये है कि इस तरह से ये पूरी दुनिया में हमारा माल जो जा रहा है वो तो हम उसको महंगा नहीं, उसको सस्ता नहीं करने देंगे आपको। हम अपनी बाज़ार में पैठ नहीं बनाने देंगे आप दुनिया के बाज़ार में हमको। लेकिन हमको जो माल बेचते हो, दवा नहीं, जो बीज आप खरीद रहे हो, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे डूबॉन्ड, ये वो सब आ गई हैं, बायर, ये भारत में कीटनाशक बेच रही हैं, बीज बेच रही हैं, दवा बेच रही हैं। हमारी अपनी सरकार ने जीएम फूड के लिए बाकायदा पेटेंट की परमिशन दी, यानी बीज विदेश से आएगा, पेटेंटेड आएगा, आसमान पे दाम होगा। फर्टिलाइज़र आसमान पे दाम होगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइज़र आएंगे और आपको बेचे जाएंगे। कीटनाशक आसमान पे दाम होगा, और वो सब चीज़ें आपको मनमाने दाम में वो बेचेंगे। आपके किसान की आप मदद भी नहीं कर सकते हैं, यानी उसको सुसाइड करनी है तो करनी ही है, क्योंकि आप WTO की गुलामी साइन कर चुके हैं। और इस सब के बीच में मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि ये जो बड़े देश हैं दुनिया के, ये जो हेकड़ हैं, हेकड़, इनकी हेकड़ी कैसे चलती है और इन्होंने दुनिया में किस तरह से डंपिंग की है। पहले ये समझ लेते हैं डंपिंग क्या होती है। अपना माल किसी देश में झोंक देना कम दामों पर, ताकि उस देश का पूरा मार्केट लड़खड़ा जाए। हमारे देश में हमने कई बार डंपिंग को फेस किया है और उसके कारण हमारे देश के नागरिकों को नुकसान हुआ है। ये वो देश हैं जो पूरी दुनिया में बात करते हैं कि हम सब्सिडी नहीं देने देंगे, आपका किसान भूखा मरता है तो मरे। अमेरिका का हाल देखिए, क्लिंटन प्रशासन के टाइम पे 15.3 अरब डॉलर का पैसा डायरेक्ट पेमेंट के ज़रिए जो अमेरिकन सरकार ने दिया सोयाबीन फार्मर्स को, और उसके कारण उन्होंने 193 डॉलर एक टन के हिसाब से अपना, जब मार्केट चल रहा था तब अपना सोयाबीन 155 रुपये टन के हिसाब, 155 डॉलर प्रति टन के हिसाब से बेचा। इसके कारण पूरी दुनिया को नुकसान हुआ। और भारत में 2001 में बड़ी संख्या में हमारे किसान प्रभावित हुए, क्योंकि हमने उनसे जो वहाँ से, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में रोक नहीं सकते हैं, तो आप प्रतिबंध लगा दीजिए। तो अमेरिका पे तो आप अमेरिका के सोयाबीन पे तो प्रतिबंध लगा नहीं सकते हैं। उन्होंने हमारे देश में आके हमसे भी सस्ता सोयाबीन डंप किया और उसके कारण हमारे किसान को तबाह करने की कोशिश की। अमेरिका जिस तरह से अपने किसानों को मदद करता है, पैसे देता है, जो अमेरिका हमें रोक रहा है, जिसके डर से हम किसानों की मांग नहीं करना चाहते हैं, हम एक आदमी को भारत रत्न दे देते हैं, लेकिन उस आदमी ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं उनको लागू नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो दुनिया का दोयम दर्जे का व्यवहार अमेरिका का है उसका हम शिकार हो रहे हैं। दोहा राउंड की जो बातचीत थी 2020 में, वो इसीलिए गड़बड़ा गई थी क्योंकि ट्रंप ने 46 अरब डॉलर की सब्सिडी अपने किसानों को दे दी थी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बड़ी ताकतें हैं जिनका डर दिखाकर मेरे किसान को एमएसपी देने से रोका जा रहा है, उनका रिकॉर्ड ये है कि वो अपने किसानों को खुल्लम खुल्ला मदद करते हैं, और हमारी सरकारें उनके डर से अपने किसानों पे गोलियां चलाती हैं, छर्रे चलाती। पैलेट गन पता है क्या होता है?
अंग्रेजी नाम है पैलेट गन, लेकिन वो जो 12 बोर की बंदूक होती है जिसमें इतना बड़ा कार्ट्रिज लगता है, दुनाली जो होती है वो पैलेट गन ही होती है, उससे छर्रे निकलते हैं, वो चलाती है, बोरों में भर के किसानों को पीटती है, ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस के गोले चलाती है, उनके अनाजों में आग लगा देती है। सब किसानों ने आरोप लगाया है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ डंपिंग की है। हमारे यहाँ पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अमेरिकी गेहूँ आया था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, याद कीजिए। अपने साथ बीमारियाँ लेकर आता है, वहाँ की फसल आती है, वहाँ के कीट आते हैं, वहाँ की खरपतवार आती है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से गाजर घास हमारे खेतों में छाई हुई है, और एक बार आ गई तो जाने का ही नाम नहीं ले रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने एक एग्री प्रोडक्ट को हाईली सब्सिडाइज करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पेश की गई, और उसमें ये बताया गया कि 40 से 45% जो फार्म इनकम है ईयू, जापान और अमेरिका में वो बढ़ाई जानी चाहिए, और उसके लिए वो सब्सिडी दे रहे थे। एक उदाहरण देता हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था और दिल्ली की सीमा पर किसान बैठे हुए थे, तब भारत सरकार ने जो मक्का का हम आयात करते हैं, उस मक्के के आयात पे 50% से इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 15% कर दी थी विदेशी मक्का, और वो खरीदा गया था 3200 रुपये क्विंटल के रेट पर। ये तब का हाल है जब भारत का मक्के का किसान 1850 रुपये क्विंटल का रेट मांग रहा था, सिर्फ उसको नहीं मिल रहा था। 3200 रुपये क्विंटल पे बाहर से मंगाया गया, और वो मंगाने के लिए उन पे ड्यूटी फ्री की गई। ये होती है दुनिया के गुलामी। आप चाहें तो भारत की मक्का आयात पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में भारत सरकार ने मसूर की इंपोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से मसूर आती है, उसको 20% कर दिया था कम करके, और इसके कारण विदेशी जो किसान थे उनको बहुत सारा फ़ायदा हुआ, और जो भारत का किसान है उसकी उपज का रेट कम हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि WTO के कारण अगर हम अपने किसानों का ख्याल रखेंगे तो वो हमको खा जाएंगे। वो खा जाएंगे या नहीं खा जाएंगे, ये तो पता चल रहा है कि आप तो उनके किसानों का ख्याल रख रहे हो। और दुख की बात यह है कि जो खाने का डर हमको दिखाया जा रहा है, जिस सरकार को किसानों की तरफ से लड़ना चाहिए दुनिया की हर ताकत से, वो दुनिया की ताकतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। महंगा सामान खरीद रही है, सस्ता सामान खरीद रही है, हमारे मार्केट में विदेशी सामान डंप कर रही है, और हमारे किसान को दाम नहीं मिलने दे रही है। एक और उदाहरण देता हूं आपको कि तेल पे जो डबल स्पीक है, जो दोहरापन है सरकार का, दो गुलापन, दो गल, दो तरह की बात करना, वो दिखती है। और वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, मतलब तेल वाली जो संस्था तेल निकालती है, उन्होंने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल पे घटाकर 37.5% से 27.5% कर दी। यानी पाम ऑयल पे भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी 10%, और इसके कारण भारत में जो लोग तेल बनाते थे, सरसों का तेल, ये तेल, वो तेल, उन सब लोगों की कमाई पे असर पड़ा। क्योंकि आपको अगर सरसों का तेल महंगा मिल रहा है, पाम ऑयल सस्ता मिल रहा है, तो आप वो खरीद लोगे। मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, उन सब के ऊपर असर पड़ा। इस तरह की सारी नीतियां विदेशी ताकतों के लिए सरकार बनाती रहती है। इसी तरह से मोदी गवर्नमेंट को अमेरिका के सेनेटर्स ने लिखा कि आप अमेरिका की जो फसल आती है उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी और कम करो, इंपोर्ट ड्यूटी घटाओ। ये तब की बात बता रहा हूँ जब किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे। ओवर द लास्ट 10 years एक्सपोर्ट अलोन है पम्प्ड एन एडिशनल
$1.25 बिलियन यानी $1.25 अरब की जो आर्थिक एक्टिविटी है अमेरिका की, उस पर असर पड़ रहा है। उसके बाद उन्होंने, वहाँ के सदन ने कहा कि आप भारत में ड्यूटी कम करो, यानी उनके अनाज यहाँ आने दो। अब आप इन सारे उदाहरणों को, और भी उदाहरण है मेरे पास, ये पूरा मैं स्क्रॉल करता जाऊँगा, बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक सोचने की बात है कि हम और आप इस देश में जो अन्न खाते हैं, जिस देश में हर लिहाज से 50% तो किसान हैं ही, जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार की तरफ से सर्टिफाइड गरीब हैं जिनको वो अनाज दे रही है, उस देश में आदमी को सस्ता अन्न मिलना चाहिए और उसके पास पैसे होने चाहिए। और पैसे आएंगे जब कृषि बढ़ेगी, किसान को पैसा मिलेगा, उससे वो खेती में पैसे लगाएगा, बेहतर उत्पादन होगा, उससे वो सामान खरीदने में पैसे लगाएगा, तो बाज़ार में बाहर आएगी, रोज़गार बनेंगे। ये सारी चीज़ों को एक तरफ रख दे रहे हैं। हमारे किसानों को सब्सिडी देने पे अमेरिका को ऐतराज़ है, दुनिया को ऐतराज़ है, और उनके डर से, बल्कि उन्होंने ऐतराज़ जाहिर नहीं किया है, हमारी सरकार किसानों पे हर संभव जुल्म कर रही है, जैसा कि सीमा के पार खड़े हुए लोगों पे करती है। और वहीं पे जो दूसरे देश जब यही काम करते हैं तो एक रिकॉर्ड बता दीजिए कि हमारी सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन किया हो। हम क्या माने, ये हमारे देश की सरकार है या ये उनके एजेंट हैं? ये बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन पूरी दुनिया में रिजीम चेंज करना, 100 से ज़्यादा मामलों पे दुनिया भर में सरकारें बदल देना, जो सरकार अपने पक्ष की ना हो उसको उखाड़ फेंकना, जो देश और सरकारें उनके इशारों पर ना चलें उनको हिला देना, ये अमेरिका का रिकॉर्ड है। विकिपीडिया चले जाएगा, रिजीम चेंज, रोल ऑफ अमेरिका इन रिजीम चेंज। आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, उदाहरण कम नहीं होंगे। तो क्या हमारी सरकारें उन्हीं के मेहरबानी से बनती हैं या हमारी सरकारें हटा ना दिए जाएं इस डर से उनके इशारों पर चलती हैं? लेकिन सच तो ये है कि जो WTO की बात कही जा रही है कि WTO में हमारा कमिटमेंट है, उसको रोज़ तोड़ा जा रहा है। दुनिया का हर देश तोड़ रहा है। चीन दुनिया भर के नियम तोड़ता है WTO के। हमारा किसान का ख्याल रखते हुए हम नियम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, हम इन सारे देशों को खुश करने के लिए अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचा लेंगे। उनका माल ज़्यादा आ जाए भारत में, टैक्स कम कर देंगे उनके ऊपर, उनकी फसलों को टैक्स कम करके मंगा लेंगे, भारत के किसान के लिए कंपटीशन खड़ा कर देंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जिनमें और ज़्यादा क्या डिटेल में जाऊँ, इससे ज़्यादा जाऊँगा तो वीडियो